हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी आईटीआई एग्ज़ाम जो आपका आज कंडक्ट हुआ है 22 फरवरी में, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 1 सेट सी है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे आप देख सकते हो, काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। यूनिट 4 से, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश के जो मेनली उत्तर पूर्वी भाग में बघेलखंड रीजन में निवास करती है। बघेलखंड रीजन का इसमें कौन सा जिला शामिल है? तो यहाँ से आप देख सकते हो, झाबुआ तो पश्चिम भाग में आता है, पश्चिमी निमाड़ भी, और धार भी पश्चिम भाग में आता है। तो केवल एक जिला बच जाता है, रीवा जिला। जो कोल ट्राइब है मध्य प्रदेश के रीवा जिला में निवास करती है मेनली। यदि आपसे सहरिया ट्राइब पूछ लिया जाता है तो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में सहरिया ट्राइब निवास करती है। भील ट्राइब पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आता है? जो अनुसूचित क्षेत्र है वो 5वीं अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन के पास 5वीं अनुसूची के तहत घोषित किए जाते हैं। और आर्टिकल की बात करें तो 244 सब क्लॉज 1 के तहत। तो अनुसूचित क्षेत्र मध्य प्रदेश में झाबुआ, मंडला और डिंडोरी, ये जो क्षेत्र है पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि बैतूल आंशिक रूप से आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नहीं पूछा गया, ये हमें ध्यान देना है। भारत में कितने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, भारत की संविधान की अनुसूची 5 के तहत। ठीक है, 5th जो शेड्यूल है उसके तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। आर्टिकल की बात करें तो 244 सब क्लॉज 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने की अधिकतम सीमा क्या है? तो आप फॉरेस्ट राइट एक्ट देखोगे, उसका सेक्शन 4 सब क्लॉज 6 देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन मिलेगा आपको, एक्चुअल ऑक्यूपेशन एंड शेल इज नो केस एक्सीड एन एरिया ऑफ 4 हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ से आप पॉज करके देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हेक्टेयर, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे आर्टिकल 244(1), उसी से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूची में राज्य के किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने का प्रावधान होता है? तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1, जो कि रिलेटेड है आपकी 5th शेड्यूल से। यहाँ से आप अंतर देख सकते हो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के मध्य। इसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। जो 5th शेड्यूल है आपका, उसका आर्टिकल है 244 सब आर्टिकल 1, और जो 6th शेड्यूल है उसका जो आर्टिकल है 244 सब आर्टिकल 2। जो 5वीं अनुसूची है भारत के 10 राज्यों में लागू है, जबकि जो 6ठी अनुसूची है भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, उसमें लागू है। 5वीं अनुसूची के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है, जबकि जो 6ठी अनुसूची है उसमें एडीसी का गठन किया जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार बिद्री किस माह में मनाया जाता है? तो इसमें थोड़ा बहुत मैंने गेस वर्क भी किया है, क्योंकि जो बिद्री त्यौहार है मुझे पता है कि इसमें बादल की पूजा की जाती है, वर्षा के लिए ये त्यौहार एग्रीकल्चर फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। फसल की बुआई के समय ये जो बेगा ट्राइब है बिद्री पूजा करते एक्चुअली हो, बादल जो वर्षा हो, बादल की पूजा करते ताकि उनकी जो बुआई के लिए वर्षा हो सके। तो इस यहाँ से आप गेस कर सकते हो वर्षा किन महीने में होती है। मेनली आपका जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई। और हमें जो इंडियन कैलेंडर है चैत्र मार्च के समथिंग होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये हमें जो इंडियन कैलेंडर है उसके अनुसार हमें ये मंथ पता है। तो जून जुलाई कौन सा होगा? जेठ आषाढ़। ठीक है, यहाँ से आप गेस वर्क कर सकते हो इस प्रकार से। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो डिटेल में, बेगा जनजाति का बिद्री त्यौहार ज्येष्ठ आषाढ़ माह जून में फसल बुआई से पहले मनाया जाता है। यह एक प्रमुख कृषि पर्व है जो अच्छी पैदावार और फसलों की सुरक्षा की कामना के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये बिद्री जो फेस्टिवल है इसमें मेनली बादल की पूजा की जाती है, बेगा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, और जो अच्छी फसल के लिए इसमें कामना की जाती है। थोड़ा मेरा गला भी खराब है, आप थोड़ा बियर कीजिएगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति है। गणपूर्ति होता है क्या एक्चुअली? कोरम 1/10। मध्य प्रदेश की विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? 230। इसका 1/10 हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 23 सीट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश राज्य के दूसरे मुख्य सचिव कौन है? पहले सचिव थे HS कामत, सेकंड है आपके RC नरोना। इन्हीं के नाम पर नरोना एकेडमी भी है भोपाल में। तो नरोना एकेडमी के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो RC नरोना प्रशासनिक एकेडमी। पहले इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्था था। 1966 में इसकी स्थापना होती है भोपाल में। 1975 में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी कर दिया जाता है और 2001 में इसका नाम RC नरोना एकेडमी कर दिया जाता है। जो यहाँ पे SDM है, DSP है, तहसीलदार है और MPPSC के वेरियस एग्जाम के थ्रू जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है RC नरोना एकेडमी भोपाल में। ठीक है, स्थापना हुई थी 1966 में और नाम चेंज कर दिया था इसका। यहाँ से आप देख सकते हो RC नरोना एकेडमी रखा था इसका 2001 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति, अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 243(z)(d) के तहत। आगे बढ़ते, जिला योजना समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रावधान करने का अधिकार किसे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा। यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। इन मध्य प्रदेश द अथॉरिटी टू मेक द प्रोविजन फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन ऑफ इट्स चेयरपर्सन इज वेस्टेड इन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति से एक संबंधित एक एक्ट भी है, आई थिंक वो 1995 का है। आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जिला योजना समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 1998 में किया गया था, ये करेक्ट है। आई थिंक 23 मार्च है डेट, 23 मार्च 1998। इसे राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के अंतर्गत बनाया गया था, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट रहेगा तो मैं वह क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। ठीक है, उसका जो फाइनल आंसर है फिर आपको आयोग ही बता पाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्रफल विस्तार अधिनियम 2022 जो कि पैसा एक्ट है आपका, किस तिथि से लागू हुआ है मध्य प्रदेश में? तो इसे लागू किया गया था 15 नवंबर 2022 में। पैसा का फुल फॉर्म आपको पता होगा, पंचायत एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरिया एक्ट। ये एक्ट है आपका 1996 का, इसे मध्य प्रदेश में लागू किया गया है 15 नवंबर 2022 से। पैसा एक्ट दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था और आपको पता होगा दिलीप सिंह भुरिया जो कमेटी है उसके अध्यक्ष दिलीप सिंह भुरिया थे और उनका संबंध मध्य प्रदेश से ही है। उनका एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ठीक है, दिलीप सिंह भुरिया जो इस कमेटी के अध्यक्ष भी थे जिन्होंने पैसा एक्ट फ्रेम करने में अहम भूमिका निभाई थी और मध्य प्रदेश के ही एक फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। लिस्प देखते हैं, लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया है? तो ये मैंने आपको एक जो IT वाली हमने यूनिट की थी कवर, 5th यूनिट, उसका जो एक लेक्चर था उसमें लिस्प लैंग्वेज की हमने चर्चा की थी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। यहाँ से आप देख सकते हो लिस्प वॉज क्रिएटेड बाय जॉन मैकार्थी इन 1958। लिस्प का फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी। यहाँ से क्वेश्चन MPPSC में वेरियस एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो ये पांचों जनरेशन आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जनरेशन में कौन से घटक का उपयोग किया जाता है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप सभी जनरेशन देख लीजिए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में आपका VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और फिफ्थ में होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड जनरेशन पूछा गया है ट्रांजिस्टर। ये आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का मुख्य तत्व नहीं है? नहीं पूछा गया है यहाँ पे।
तो जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। नेटवर्क प्रोटोकॉल के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। इसके बिना कोई भी 2 डिवाइस आपस में डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं। 3 कौन कौन से घटक है उसके? सिंटेक्स, डेटा की बनावट और फॉर्मेट होता है सिंटेक्स। सेमेंटिक्स, डेटा के हर हिस्से का अर्थ और उस पर की जाने वाली कार्रवाई होती है। और टाइमिंग, डेटा भेजने की गति। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नेटवर्क प्रोटोकॉल में इनमें से कौन सा तत्व नहीं होता है? सिंटेक्स देखा हमने, सिमेंटिक्स भी देखा, समय भी इसके तत्व है। नहीं पूछा गया तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनक्रिप्शन। की लॉगर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन, और ये रिपीटेड क्वेश्चन एक्चुअली। की लॉगर एमपीपीएससी के वेरियस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो उपयोगकर्ता द्वारा दबाई की जो की है, स्ट्रोक्स है, उसको रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो की लॉगर होता है वो आप जो भी अपने कीबोर्ड के माध्यम से पासवर्ड वगैरह जो डालते हो उसे सेव कर लेता है, और इससे साइबर फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। ये एक प्रकार का हैकिंग टूल है। की लॉगर पासवर्ड चोरी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ से आप देखोगे तो समझ जाओगे। ऑप्शन ए से फ्रेम किए हैं। एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल हस्ताक्षर तभी जारी कर सकती है जब वह आयकर नियम के तहत पंजीकृत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वह कंप्यूटर हार्डवेयर बेचती हो, ये भी जरूरी नहीं है। उसके पास भारतीय आईटी अधिनियम 2000 की धारा 24 के तहत लाइसेंस हो, यह होना चाहिए। वह एक साइबर सुरक्षा कंपनी का मालिक हो, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। झेंझरी के प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपके यूनिट 1 का क्वेश्चन है। जो झिंझरी के प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में लोकेटेड है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ की चट्टानों पर लगभग 14 बड़े रंगीन शैल चित्र मौजूद है, और इन चित्रों को 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल के बीच का माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में यदि आप रिपीट होते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, ध्यान से आप इसे देख लीजिए। झिंझरी प्रागैतिहासिक शैल चित्र, कटनी जिला। कलचुरी संवंत का प्रारंभ कब माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 248 से 249 ईस्वी। या डिटेल में आप देख सकते हो, कलचुरी संवत जिसे चेदी संवत भी कहा जाता है, की शुरुआत 248 249 एडी में हुई थी। यह मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, और जहां 5वीं से 13वीं शताब्दी तक के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। प्रवर्तक, इसमें कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी स्थापना आबिर राजा ईश्वर सेन ने की थी, और यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ईश्वर सेन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपनाम इसे चेदी संवत या आबिर संवत भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आबिर संवत और राजा ईश्वर सेन, ध्यान रखिएगा। कलचुरी संवत 248 249 ईस्वी। उच्चकल्प वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रहा है? यहाँ से आप देख सकते हो, उच्चकल्प वंश मध्य भारत का एक प्राचीन शासक वंश था, जो गुप्त साम्राज्य के अधीन सामंत के रूप में कार्य करता था। इनकी राजधानी उच्चकल्प है, जो आधुनिक उचहरा या सतना जिला में लोकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आप एमपीपीएससी मेंस दे रहे हो तो उसमें आपने वेरियस डायनेस्टी पढ़ी होगी डिटेल में। नरवर के उज्ज्वल राजवंश का संस्थापक कौन था? यज्वपाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसके ऑप्शन यदि आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाहड़। यहाँ से हम डिटेल में देख लेते हैं, और एक्चुअली इतना डीप में मुझे भी नॉलेज नहीं था इस क्वेश्चन में, तो मैं भी गेस वर्क करता इसमें। याजपाल राजवंश 13वीं शताब्दी में नरवर के क्षेत्र पर चाहद देव ने याजपाल राजवंश की स्थापना की थी, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष करते हुए अपनी स्वतंत्रता कायम रखी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाहड़, चाहड़ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती ने किस संत से दीक्षा ली थी? रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मनाई गई थी 2024 में। ठीक है, तो रानी दुर्गावती जी काफ़ी चर्चा में रही है, और एक फेमस पर्सनालिटी भी रही है, गोंड महारानी रही है रानी दुर्गावती जी। तो यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आप देख रहे होगे, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, इनसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो भी फेमस शासिका रही है आप अच्छे से कर लीजिएगा। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, फिर होलकर डायनेस्टी में अहिल्याबाई होलकर, तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं।
तो रानी दुर्गावती ने किस संत से दीक्षा ली थी? रानी दुर्गावती रिसीव इनिशिएशन फ्रॉम आचार्य विठल नाथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, जो कि वल्लभ कम्युनिटी या पुष्टि मार्ग से संबंधित है। खपड़ी पानी पहाड़ी मुख्य रूप से किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। यहाँ आप देख सकते हो अनूपपुर जिले में अमरकंटक, पशमाना, दादर, खपड़ी पानी, देवसानी पहाड़ी, ये आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सभी बॉक्साइट के प्रसिद्ध क्षेत्र है। अनूपपुर जिला, अमरकंटक, पशमाना, दादर, खपड़ी पानी, देवसानी पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किन जिलों में सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज पेटी स्थित है? और ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअली, ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। तो मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज पेटी है बालाघाट छिंदवाड़ा में मेनली लोकेटेड है। यहाँ के जो क्षेत्र है मैग्नीज एस्क के छिंदवाड़ा बालाघाट, और ये जो माइंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। इसे आप देख लीजिए, काचीदाना, गोबरी, भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा और मीरकपुर। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर। मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र स्थित है? ये इतने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो वेरियस एग्जाम के तो ये आपको मिल जाएगा। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट ये आपको मिलेगा शहडोल जिले में। ठीक है, ये पहले आता था शहडोल जिले में, अब अनूपपुर के चचाई में लोकेटेड है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, क्योंकि अनूपपुर जिला बाद में बना है। लोकेशन इसका अनूपपुर चचाई में। कोल फ्रॉम द, इसको जो कोल मिलता है वो मिलता है सोहागपुर कोल फील्ड से, और इसे जो पानी मिलता है वो सोन रिवर से प्राप्त होता है अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट को। ठीक है, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट प्रेजेंटली लोकेटेड है अनूपपुर के चचई में। कोल मिलता है सोहागपुर में, कोल मिलता है इसे सोहागपुर कोल फील्ड से, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वाटर इसको सप्लाई होता है सोन रिवर से। मध्य प्रदेश के किस जिले में पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है? ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पाथरखेड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो आपका बैतूल जिले में लोकेटेड है, और ये कोल सप्लाई करता है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट को, जिसकी कैपेसिटी है 1330 मेगावाट। और जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश और यूपी, सॉरी ये यूपी नहीं राजस्थान एक्चुअली, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे कंफ्यूज कैसे होते हैं? जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है यदि महाराष्ट्र दे दिया जाता है तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसका रेशो भी पूछा जाता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य ये जो परियोजना है 3:2 में इसका जो बेनिफिट है वो मिलता है। मध्य प्रदेश को 3 रेशो में और राजस्थान को 2 रेशो में। ठीक है, जो भी बिजली उत्पादन होती है उसके संदर्भ में। इसे आप जरूर सुधार लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका राजस्थान, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश का जो औसत जनसंख्या घनत्व है 2011 के सेंसस के अनुसार वह है 236। इंडिया की बात करें तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वह है 382। टॉप जिले मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार, और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। तो इसकी जो ट्रिक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले भोपाल, इंदौर और आपका हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले टॉप 3 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ट्रिक है इसकी बीज। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 3 जिलों में, इसकी ट्रिक है डीएसपी, डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट्स है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को एक मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय ओलंपिक
समिति द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ से आप देख सकते हो अभिनव बिंद्रा जी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग में किस ओलंपिक में, और आप डेट भी बताइएगा, ईयर बताइएगा, किस ओलंपिक में और ईयर स्वर्ण पदक जीता था। नोबेल पुरस्कार ये एवरग्रीन टॉपिक है। जब तक 2026 के नोबेल प्राइज घोषित नहीं हो जाते, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते रहेंगे। वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ से बाकी आप लिस्ट देख सकते हो। चिकित्सा के क्षेत्र में पेरिफेरल इम्यून सिस्टम के लिए दिया गया है 3 लोगों को, मैरी ब्रून को, फ्रेड रामस्टेल और साकागुची को। भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में जो आपका क्वांटम टनलिंग है और क्वांटम एंटेंगलमेंट है, उसके कार्य के लिए 3 लोगों को दिया गया है, क्लार्क, डेवरेट और मार्टिनिस को। रसायन के क्षेत्र में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है कितागावा, रॉबसन और यागी को। पीस के लिए मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुला से इनका संबंध है। इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को दिया गया है नवाचार संचालित आर्थिक विकास के लिए, इनोवेटिव ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जोएल मोकिर, याघियन और हॉविट को। और जो लिटरेचर है आपका, उसका दिया गया है लाज्लो क्रॉजन हॉर्काई को। इनका संबंध है हंगरी से। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 की पदक तालिका में मध्य प्रदेश का स्थान है। तो जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश का रैंक है फर्स्ट। या यहाँ से आप टेबल देख सकते हो। जो वाटर स्पोर्ट है 2025 के, इसमें मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। गोल्ड जीते मध्य प्रदेश ने 10, सिल्वर 3 और ब्रॉन्ज 5, टोटल 18 मेडल के साथ मध्य प्रदेश तालिका में प्रथम स्थान पर इसमें आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। सेकंड उड़ीसा रहा है, थर्ड केरल। मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 18 पदक इसमें हासिल किए हैं मध्य प्रदेश ने। 18 में से 10 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लूँगा, अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश के युवाओं को विश्व की कौशल मांगों से जोड़ने की योजना है। तो यहाँ से आप जो आपकी स्कीम है PM सेतु, उसके बारे में डिटेल में देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PM सेतु। आइए डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं PM सेतु स्कीम के बारे में। यह हाल ही में 2025-26 में चर्चा में आई सबसे प्रमुख योजनाओं में से शामिल है। इसका जो फुल फॉर्म है आपका प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन ITIs। इसका उद्देश्य है देश भर के 1000 सरकारी ITIs को आधुनिक बनाना और उन्हें उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार ढालना। इसके लिए बजट अलोकेट किया गया है 60,000 करोड़ का। हब एंड स्कोप मॉडल पर ये जो स्कीम है वो आधारित है। और इसकी क्या विशेषता है? तो सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक द्वारा प्रबंधित मॉडल बनाया जा रहा है ताकि युवाओं को कनेक्ट किया जा सके और रोजगार प्रदान किया जा सके। PM सेतु, ये सेतु का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। और ये 2025-26 में काफ़ी चर्चा में रही है स्कीम। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी संजय। यह सब देखिए, सड़क सुरक्षा ऐप, उन्नत सड़क सुरक्षा ऐप संजय सड़क सुरक्षा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वास्तविक समय में ट्रैफिक अपडेट प्रदान करता है, सड़क की स्थिति की निगरानी करता है और उपयोगकर्ताओं को दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों से संबंधित सचेत करता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है संजय। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो धूपगढ़ पीक है उसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर और ये आपकी आती है महादेव श्रेणी के अंतर्गत, मध्य सतपुड़ा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है? ये है आपका रिपीटेड क्वेश्चन।
देखिए, जो टोंस रिवर है उसको तमसा रिवर भी कहा जाता है, और नाम से ये हम समझ सकते हैं कि तमसा और तमाश कुंड, ठीक है, सिमिलर साउंड कर रहे हैं। और ये कैमोरशिनी भी यहाँ पे हिंट दे दिया गया है आपको, और ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मतलब पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस एग्जाम में रिपीट हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमाश कुंड से निकलती है आपकी टोंस रिवर। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। वायु अपरदन मेनली रेगिस्तान वाले रीजन में होता है। अवनालिका अपरदन तो ये वाटर के माध्यम से होता है, रिवर्स के माध्यम से अवनालिका अपरदन। गुरुत्वीय अपरदन और मरुस्थलीकरण, तो मध्य प्रदेश में इतना मरुस्थलीकरण नहीं है। और गुरुत्वीय अपरदन जो मेनली आपके लैंड स्लाइडिंग वाले एरिया रहते, हिली एरिया, वहाँ गुरुत्वीय अपरदन आपको देखने मिलता है। चंबल क्षेत्र में जो रिवर द्वारा अपरदन होता है वो होता है आपका अवनालिका अपरदन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। माही परियोजना में से किन जिलों में सिंचाई एवं जलापूर्ति होती है? तो जो माही रिवर है कहाँ फ्लो होती है आपको पता है, सरदारपुर से इसका ओरिजिन होता है, धार से। तो धार एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार झाबुआ जिलों को सिंचाई सुविधा और जलापूर्ति करती है माही परियोजना। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो बाणसागर परियोजना है आपकी सोन रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एमपी, यूपी और बिहार की बाणसागर परियोजना। लोकेशन देवलोन, शहडोल। वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर क्या थी? तो एट कांस्टेंट प्राइस जो वास्तविक वृद्धि दर थी वह थी आपकी 6.05%। यदि करंट प्राइस पे पूछ लेते हैं तो 11.05, ठीक है। आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस पर न पूछकर आपके करंट प्राइस पे पूछ लें, तो वृद्धि दर हो जाएगी 11.05%। अब देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम नहीं किया गया है कि क्लियरली समझ में आ जाए। 2024-25 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का विस्तार हुआ? अब किस बेसिस पे आप पूछ रहे हो, मॉनेटरी टर्म में पूछ रहे हो, कांस्टेंट जो कांस्टेंट प्राइस पे पूछ रहे हो, मार्केट प्राइस पे पूछ रहे हो, तो इसमें कन्फ्यूजन है एक्चुअली, ठीक है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों में विस्तार हुआ है? यदि हम परसेंटेज वाइज देखें और स्थिर मूल्यों पर देखें तो प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन देखा गया है, 44% से कुछ 43% हुआ है कंट्रीब्यूशन स्थिर कीमतों पर, ठीक है। यहाँ स्थिर कीमत नहीं दिया है। मार्केट प्राइस में देखोगे तो उसमें कुछ वेरी करता है। तो प्राइमरी यदि हम मान ले कि इसमें विस्तार नहीं हुआ है तो 2 ऑप्शन आपके हट जाएंगे, बचता आपका तृतीय और द्वितीय क्षेत्र। जो टर्शरी सेक्टर है उसमें वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन सी मुझे इसमें लग रहा है, ठीक है। यदि हम कांस्टेंट प्राइस पे लेते तो, यदि मार्केट प्राइस पे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन यहाँ फिट नहीं दिखेगी आपको। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्थिर मूल्य पे पूछा गया है या मार्केट प्राइस पे पूछा गया है, ये हमें क्लियरली मेंशन नहीं है। मॉनेटरी टर्म में देखेंगे तो सभी में वृद्धि हुई है, परसेंटेज में कुछ चेंजेस आए हैं। स्थिर मूल्य पे जैसा मैंने आपको बताया जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें 44% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 2000 आई थिंक 23-24 में, 24-25 में 43% हुआ है। तो इस बेसिस पे मैं प्राथमिक क्षेत्र को हटा दे रहा हूँ, तो 2 ही ऑप्शन बचता है आपके पास, सेकेंडरी और टर्शरी। और मुझे पता है कि 36% से बढ़ के कुछ हुआ है टर्शरी सेक्टर में। ये स्थिर मूल्य की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके अनुसार मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर आयोग पे ही डिपेंड करेगा। रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल क्षेत्र का विवरण किस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है? तो इसमें मैंने गेस वर्क किस प्रकार से किया इतना मुझे नहीं पता था। जैसे किसान सुविधा पोर्टल है, पीएम किसान पोर्टल है और ई नैम पोर्टल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आई थिंक पोर्टल है सभी। और यहाँ जो स्कीम है हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल क्षेत्र का विवरण किस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है? जो सारा पोर्टल है इसे ये आपने करंट अफेयर्स में इसे पढ़ा होगा। सारा का फुल फॉर्म स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहाँ से आप देख सकते हो रोल ऑफ द पोर्टल, द सारा
स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल इज यूज इन मध्य प्रदेश फॉर डिजिटल क्रॉप सर्वे एंड रिकॉर्डिंग क्रॉप एरिया। बाकी जो ई नैम है 2000 आई थिंक 16 में लॉन्च हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। पीएम किसान नाम में छुपा हुआ है पीएम, अर्थात ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, और किसान सुविधा पोर्टल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। तो आप इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हो यदि आपको सारा पोर्टल नहीं भी पता हो तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, नेट पर खोजने पर इसमें कई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। मध्य प्रदेश में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसका विकास किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। तो आप नेट पर देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो मुख्य रूप से पीथमपुर धार में डेवलप किया जा रहा है। इसमें आपका NHLML नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, रेल विकास निगम RVNL और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम MPIDC के एक विशेष प्रायोजन वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें MPIDC ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा और NHLML दोनों आपको ऑप्शन में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क कर दिया है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी इसमें जो भी अपना जो राय है वो बताइएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है। तो SDG इंडिया इंडेक्स डिटेल में हमने चर्चा की है, उसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी है। यहाँ से आप देख सकते हो जो SDG इंडिया इंडेक्स है उसमें पहला जो SDG इंडिया इंडेक्स था मध्य प्रदेश का स्कोर था 52, देन 58, 62, 67। फोर्थ जो SDG इंडिया इंडेक्स है 2023-24 की रिपोर्ट उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर है 67। और मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में, तो यहाँ से आप देख सकते हो यदि हमारा स्कोर 0 से 49 के मध्य रहा तो एस्पिरेंट होते, 50 से लेकर 64 के मध्य परफॉर्मर, हमारा स्कोर है 67 तो हम हो जाएंगे फ्रंट रनर, और यदि हमने किसी गोल में 100 स्कोर अचीव कर लिया तो हो जाएगा अचीवर। बाकी आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रंट रनर। मध्य प्रदेश का स्कोर है 67 2023-24 की रिपोर्ट में। उसी प्रकार आप यहाँ से इंडिया का डेवलपमेंट देख सकते हो। भारत का स्कोर फर्स्ट रिपोर्ट में 57, देन 60, 66, 71। SDG इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, नीति आयोग। बारली नृत्य किस जनजाति का विवाह नृत्य है, तो मैं इसे जहाँ तक खोज पाया हो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए भिल और बिलाला, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें भी मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। राज्य के जनजातीय सेनानी श्री टंट्या भिल का बलिदान किस वर्ष में हुआ था, तो इनकी स्टोरी आपको पता होगी। रक्षाबंधन के समय अपने बहन के वहाँ थे और राखी बंधवाने के लिए, और छल से फिर इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, और टंट्या भिल बलिदान दिवस ये शहीद हो जाते हैं 4 दिसंबर में, 4 दिसंबर 1889। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल की स्थापना कहाँ की गई थी, इसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है 1954 में ये बनता है आपका छिंदवाड़ा में। देन आई थिंक 1965 के समथिंग इसे भोपाल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका प्रेजेंट नाम किस छिंदवाड़ा के ट्राइबल लीडर पर रखा गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्चुअली वो म्यूजियम है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट संस्थान है। एक बादल वही म्यूजियम भी आपका छिंदवाड़ा में, और ये जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान है। इसकी स्थापना 1954 में छिंदवाड़ा में होती है और फिर इसे 1965 में भोपाल स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रेजेंट में यदि पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान भोपाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, स्थानांतरित कराया गया था 1965 में। ठीक है, यह इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ये भोपाल में प्रेजेंट में लोकेटेड है। स्थापना हुई थी इसकी छिंदवाड़ा में। गढ़ा का गौण राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यूनिट आपकी 4th में क्लियरली मेंशन है टॉपिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
डॉक्टर सुरेश मिश्र, यहाँ से आप बुक देख सकते हो। गढ़ा का गोंड राज्य। द बेगा बुक किसने लिखी थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द बेगा। ये बताइएगा, सेकंड बताइएगा, द मुरिया एंड देयर गोटुल्स, ये पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनजाति समुदाय के हित के संलग्न संस्था व्यक्तियों को प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है। प्रदेश पूछा गया है, मतलब मध्य प्रदेश शासन द्वारा रानी दुर्गावती सम्मान दिया जाता है, टक्कर बापा सम्मान दिया जाता है, बादल भोई सम्मान दिया जाता है। जबकि जो वीर नारायण सिंह सम्मान है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नहीं देती है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देती है। नहीं पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संस्कृत काव्य ग्रंथ रस रत्नमाला, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रचना किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंड जो राजा है संग्राम शाह, उनके द्वारा रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। जो संग्राम शाह है, इनके द्वारा संग्राम सागर झील का निर्माण कराया गया है, बाजना मठ बनाया गया है सागर में। फिर सिंगोरगढ़ फोर्ट आपको दमोह में देखने मिलेगा, और चौरागढ़ फोर्ट नरसिंहपुर में ये आपको देखने मिलेगा। किसके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन इनका किया गया है, संग्राम शाह द्वारा, जो कि एक गोंड राजा थे। तेईस नवंबर 1857 में खेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। ये काफ़ी बार हम चर्चा इसकी कर चुके हैं। जो बैटल हुआ था आपका, बैटल ऑफ खेरी, और ये डेट आप याद रख लीजिए, हो सकता है कि आने वाली एग्जाम में यही पूछ लिया जाए कि खेरी का बैटल किस डेट में हुआ था। तो 23 नवंबर 1857, 23 नवंबर 1857 ये हुआ था अंग्रेजों और अवंतीबाई के मध्य। यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। The Battle of Kheri in 1857 was a significant early victory in the Indian Rebellion where the Rani Avantibai Lodi of Ramgarh defeated British force. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंग्रेज और अवंतीबाई के मध्य हुआ था बैटल ऑफ खेरी, इसमें अवंतीबाई विन हुई थी। बोरास कांड का संबंध मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन की किस घटना से। ये जो बोरास कांड है 1949 में होता है, और इसका संबंध है भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन से। यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। 14 जनवरी 1949 को भोपाल रियासत के रायसेन जिले के बोरास गांव नर्मदा नदी तट पर में आयोजित विलीनीकरण आंदोलन के दौरान नवाब की पुलिस द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी गई थी, और इसे बोरास कांड कहा जाता है। इस हत्याकांड में छोटेलाल, धन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह शहीद हो गए थे, लेकिन इन्होंने तिरंगा को नहीं झुकने दिया था, और इसे आई थिंक भोपाल का जलियांवाला कहा जाता है। आप एक बार देख लीजिएगा बोरास कांड को। ये 14 जनवरी की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बताइएगा 14 जनवरी 1930 में मध्य प्रदेश में कौन सी घटना हुई थी। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई। जो आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है, उसके दौरान सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है आपकी 1803 में। किन के मध्य होती है, तो ये मेनली होती है आपकी दौलतराव सिंधिया और ब्रिटिशर के मध्य। उदाजी पवार का संबंध किस मराठा राज्य से है। इनका जो संबंध है वो धार राज्य से है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख सकते हो डिटेल में। द प्रेजेंट धार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 1729 बाय उदाजी राव पवार, a distinguished Maratha general who received the territory as a grant from the छत्रपति। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन रहे आपके पेपर 1 के। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।